नमस्कार मित्रों। स्वागत है एक बार फिर से आपका इस महाकुंभ में, इस महामेले में। देखिए मित्रों, हम पढ़ रहे थे छंद और छंद पे आज बात करने जा रहा हूं मैं आगे। इससे पहले हमने छंद पे बात की थी और ये जाना था कि छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार कितने हैं और उसके उपभाग कितने हैं, वर्णिक छंद किसे कहते हैं, मात्रिक छंद किसे कहते हैं, सम किसे कहते हैं, अर्धसम किसे कहते हैं और विषम किसे कहते हैं। इन सब के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है और हमने यह भी जाना है कि मात्राओं की गिनती कैसे करनी है। जब हम मात्रिक छंद पढ़ेंगे तो उनमें हमें सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना पड़ेगा वो रहेगा मात्राओं का। और मात्राओं की गिनती के जो जितने भी नियम थे हमारे, वो हमने अच्छे तरीके से अध्ययन किए थे। उसके बाद में हमने यह भी जाना था कि यति किसे कहते हैं, गति किसे कहते हैं, तुक किसे कहते हैं, गण किसे कहते हैं। अब आगे हम ये जानेंगे कि उन वर्णिक और मात्रिक जो दो भाग किए थे हमने छंदों के, उनके अंदर कितने छंद आएंगे। हमारे पाठ्यक्रम के अंदर वर्णिक छंदों में कौन कौन से छंद दिए गए हैं और मात्रिक छंदों में कौन कौन से छंद दिए गए हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा मित्रों, जो आपका पाठ्यक्रम है वो विशेष रूप से मैं ले रहा हूँ कक्षा 12 हिंदी साहित्य का, सेकंड ग्रेड का और प्रथम श्रेणी हिंदी के पेपर का यहाँ पे पाठ्यक्रम लिया जा रहा है और उसी के अनुसार छंदों की बात की जा रही है। ये आप यकीन मानिए, बिल्कुल मानक तरीके से और शुद्ध तरीके से हम यहाँ पे छंदों का अध्ययन कर रहे हैं, जो आपके लिए परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। एक बात विशेष रूप से मेरी तरफ से आपके लिए कि आप अपने आप पर यकीन कीजिए कि हम सबसे अच्छा कर सकते हैं। आप अपने आप पर यकीन कीजिए कि मैं सबसे अच्छा कर सकता हूं, हम सबसे अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे अच्छे करने की। अच्छा तो सब करते हैं, हम सबसे अच्छा करने की कोशिश करते हैं। चलिए आज बात करते हैं छंद भाग 2 पर। देखिए मित्रों, इससे पहले जो हमने बात की थी वो अलग थी। अब हम बात करेंगे कि वर्णिक और मात्रिक छंदों के कितने प्रकार हैं। तो हमने मात्राओं का ज्ञान प्राप्त किया था, तो सबसे पहला जो भाग है हमारा वो होगा हमारा मात्रिक। कौन सा होगा मित्रों? मात्रिक छंद। मात्रिक छंद के अंदर हमारे जो मुख्य रूप से जो हमारे पाठ्यक्रम से संबंधित है और जो विशेष रूप से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन छंदों की आज बात की जाएगी। और विशेष रूप से इस तरीके से बात की जाएगी कि परीक्षाओं में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये रहता है छंदों के माध्यम से कि इस छंद की क्या विशेषता है, इसके लक्षण क्या है। इन्हीं प्रश्नों के आधार पर हम जानेंगे कि उत्तर कैसे देना है। चलिए बात करते हैं मात्रिक सम छंद। सबसे पहली मात्रिक छंदों की बात कर रहा हूं मैं, और मात्रिक में भी जो हमारे 3 भाग होंगे, कौन कौन से? सम, अर्धसम और विषम। उनमें से जो सबसे पहला बिंदु है हमारा मात्रिक सम छंद, उस पर मैं बात करने जा रहा हूं। मात्रिक सम छंद। देखिए मित्रों, कौन कौन से बिंदु लिए गए हैं इसमें, कौन कौन से छंद लिए गए हैं, उन पर बात करते हैं। सबसे पहला जो हमारा छंद है वो है चौपाई। कौन सा है मित्रों? चौपाई छंद। चौपाई छंद की विशेषता क्या है कि इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है मित्रों? 16 मात्राएं। तो विशेषता कैसे लिखेंगे? जैसे कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि चौपाई छंद के लक्षण लिखिए, चौपाई छंद की विशेषता बताइए, तो हमें क्या बतानी है कि चौपाई छंद की सबसे पहली विशेषता यह है कि ये मात्रिक सम छंद है। ये तो लिखना ही है आपको कि ये मात्रिक सम छंद है। दूसरी विशेषता क्या होगी इसकी कि प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होगी? 16 मात्राएं होंगी। कितनी मात्राएं होंगी मित्रों? 16 मात्राएं होंगी। दूसरी इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो यह है कि इसके अंत में गुरु लघु न हो। ध्यान रखिएगा मित्रों, विशेष रूप से जब हम रामचरितमानस पढ़ने जाएंगे, अर्थात कह सकते हैं कि तुलसीदास को पढ़ने जाएंगे, तो वहां पे चौपाई छंद की भ्रमार मिलेगी हमें। तो देखिए मित्रों, भक्ति काल के अंदर भी चौपाई मिलेगी आपको, रीति काल के अंदर भी खूब सारी चौपाई आपको देखने को मिलेगी, चौपाई छंद देखने को मिलेगा। तो निश्चित रूप से जब आप साहित्य का अध्ययन करेंगे, परीक्षा देंगे, उस हिसाब से भी ये सबसे महत्वपूर्ण है। और उसके लक्षण क्या हो गए कि प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं, अंत में गुरु लघु नहीं होना चाहिए। ये विशेष रूप से बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि एक बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि यदि
चौपाई का नियम काम नहीं करता है किसी छंद में और उसमें वर्ण 12 ही हैं, तो वहां पे द्रुत विलंबित वर्णिक सम छंद हो जाता है। कौन सा होता है मित्रों? द्रुत विलंबित वर्णिक छंद, जिसके अंदर 12 वर्ण होते हैं। नभ बर, नगण भगण भगण रगण, वो 4 गण होते हैं, उसमें 12 वर्ण होते हैं और वो चौपाई के जैसा ही होता है। वजह यह है कि यदि ये नियम काम करेगा तो उसमें छंद होगा चौपाई, और यदि ये नियम काम नहीं करेगा, सिर्फ गणों के आधार पे या वर्णों के आधार पे उसे जाना जाएगा, तो वो होगा आपका द्रुत विलंबित। चलिए दूसरे छंद की बात करते हैं। दूसरा छंद होगा हमारा यहाँ पे। इससे पहले देखिए एक बात बता देता हूं मैं आपको कि हमारे पाठ्यक्रम में चौपाई, आपके लिए एक नया नाम देखिए, ये भी हो सकता है चौपाई। कौन सा मित्रों? चौपाई। तो ये एक बिल्कुल अलग छंद है, मात्रिक छंद है, ये भी सम छंद है, लेकिन चौपाई की मात्राएं होती है 15 और हमारे पास जो है वो है चौपाई। चौपाई इसकी मात्राएं होती है 16 और इसकी होती है 15। तो इसमें आपको संदेह नहीं रखना है, ध्यान रखना है इस बात का मित्रों। चलिए अगली बात लेते हैं हम। अगला जो हमारा वो है रोला। कौन सा मित्रों? मात्रिक समछंद में पहला जो हमारा वो है चौपाई, दूसरा है हमारा रोला। रोला की विशेषता यह है कि इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होंगी? 24 मात्राएं होंगी। सबसे पहली विशेषता कि ये मात्रिक समछंद है। दूसरी विशेषता प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं। दूसरी विशेषता क्या हो गई मित्रों? प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं। और तीसरी विशेषता सबसे महत्वपूर्ण रोला की है, वो क्या है? 11वीं मात्रा पर यति। कौन सी मात्रा पर? 11वीं मात्रा पर यति, यानी कि आपको रुकना कहाँ है रोला में? 11 मात्राएं होने के बाद में रुकना है और फिर 13 मात्राएं। 11वीं मात्रा पर यति है इसकी, एक तो ये विशेषता है और दूसरी विशेषता है प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं। देखिए मित्रों, इन सबके हम उदाहरण लेंगे, उदाहरण आने वाले समय में बाद में लेंगे। इससे पहले हम इनका जो मुख्य रूप से परिचय है वो जान लेते हैं, इनके जो मुख्य रूप से लक्षण है वो जान लेते हैं, ताकि हमें बाद में कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि ये छंद जो है एक दूसरे से काफी मिले हुए हैं। तो सबका अध्ययन एक बार साथ करते हैं हम, फिर उदाहरण देखने में हमें अच्छा लगेगा, मजा आएगा। चलिए मित्रों अगली बात करते हैं। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण समछंदों में है, मात्रिक समछंद में, वो है हमारा गीतिका, जो आपके बिल्कुल पाठ्यक्रम में भी है, कक्षा 12 हिंदी साहित्य में भी है और सेकंड ग्रेड में भी है। देखिए गीतिका की विशेषता क्या है कि इसमें 26 मात्राएं होती है। कितनी होती है मित्रों? 26 मात्राएं। पहली इसकी भी विशेषता यही है कि ये एक मात्रिक समछंद है। दूसरी इसकी विशेषता यह है कि इसके प्रत्येक चरण में क्या है मित्रों? प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं हैं। कितनी है मित्रों? 26 मात्राएं। दूसरी जो इसकी विशेषता है वो ये है कि इसके अंत में लघु गुरु न हो, माफ कीजिएगा, हो, अंत में लघु गुरु होना चाहिए। हरि गीतिका और गीतिका में क्या फर्क है वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले देखिए गीतिका जो हमारा मात्रिक समछंद में विशेष महत्वपूर्ण है, मात्राएं इसकी 26 होगी प्रत्येक चरण में और अंत में इसके लघु गुरु होना चाहिए, ये इसकी विशेषता है। चौपाई में गुरु लघु नहीं होना चाहिए और इसमें क्या होगा? इसमें लघु और गुरु होना चाहिए, ये गीतिका की विशेषता है। अगला देखिए हमारा चौथा है वो है हरि गीतिका। कौन सा है मित्रों? हरि गीतिका। हरि गीतिका की क्या विशेषता है? इसके अंदर जो मात्राएं होंगी वो होगी 28। कितनी होंगी मित्रों? 28। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं। और वो की वो बात लिखनी है वापस आगे, क्या लिखना है? अंत में लघु गुरु होना चाहिए, अंत में लघु गुरु हो, ये भी इसकी विशेषता है। पहली विशेषता ये हो गई कि ये एक सममात्रिक छंद है। दूसरी विशेषता इसकी ये हो गई कि इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होंगी और तीसरी विशेषता इसकी यह है कि इसके अंत में गुरु लघु होना चाहिए। अब एक बात और बता देता हूं मैं आपको कि इन दोनों में से आपको एक याद रखना है। क्या करना है मित्रों? एक याद रखना है। जैसे कि आपने गीतिका को याद रख लिया कि इसमें क्या होता है? 26 मात्राएं होती है।
अब मैं एक विशेष बात बताऊंगा आपको कि गीतिका के अंदर लिखिएगा, अलग बात बता रहा हूं, है इसी में, लेकिन बाद में बताने का कारण यह है कि इन दोनों को जोड़ करके पढ़ेंगे हम। देखिए मित्रों क्या होता है, इसके अंदर मात्रा है 26, इसमें जो यति होती है यानी कि रुकना है वो होता है 14 और 12 पर यति, 14 और 12 पर यति। किसमें? गीतिका में। गीतिका में रुकना कहाँ है? 14 और 12 पर यति है, ये किसकी विशेषता है। और हरि गीतिका की विशेषता क्या है? 16 और 12 पर यति। कितने पर यति है? 16 और 12 पर यति। यानी कि आपको समझ में आया होगा कि यदि गीतिका के आरंभ में दो मात्राएं और जोड़ दें, गीतिका के आरंभ में दो मात्राएं और जोड़ दें तो क्या बन जाता है? हरि गीतिका बन जाता है। क्या बन जाता है मित्रों? हरि गीतिका बन जाता है। इसका सीधा सा सटीक सा बिल्कुल एक अच्छा सा उदाहरण बाद में दिया जाएगा, इससे पहले हम ये जानते हैं कि आगे क्या होगा। तो ये कुछ मुख्य रूप से हमारे सम छंद थे, सम मात्रिक। कौन कौन से थे? चौपाई, रोला, गीतिका और हरि गीतिका। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखिएगा मित्रों। चलिए आगे बात करते हैं। अगला अब हम बिंदु लेने वाले हैं, वो लेंगे हम मात्रिक अर्धसम। कौन सा लेंगे? मात्रिक अर्धसम छंद। इससे पहले लिया था हमने सम छंद, अब लेंगे हम अर्धसम। तो देखिए मित्रों, अर्धसम की हमारी क्या विशेषता है वो देखते हैं। इसमें पहले जो मुख्य रूप से कौन कौन से छंद है उनके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहला ले लिया मैंने बरवे, बरवे छंद। कौन सा ले लिया मित्रों? बरवे छंद। सबसे पहली विशेषता क्या हो गई बरवे की? वो हो गई कि ये एक अर्धसम मात्रिक छंद है। कौन सा है? अर्धसम मात्रिक छंद है, पहली विशेषता ये हो गई। अब देखिए मित्रों, बरवे का जो आपको प्रयोग है वो आपको कहां मिलेगा? चौपाई हो चाहे बरवे हो, तुलसीदास ने खूब प्रयोग किया छंदों का। छंदों का अजायबघर कहा जाता है उनके ग्रंथों को। तो देखिए बरवे कहां मिलेंगे आपको? तुलसीदास जी की रचना है बरवे रामायण। कौन सी है मित्रों? बरवे रामायण। उसके अंदर बरवे छंद का ही प्रयोग किया गया है। तो बरवे की विशेषता क्या है वो जानते हैं हम। देखिए सबसे पहले इसकी विशेषता यह है, इसके विषम चरणों में, इसके विषम चरणों में 12 मात्राएं होती है। कितनी होती है मित्रों? 12 मात्राएं। और दूसरी इसकी विशेषता यह है कि इसके सम चरणों में, इसके सम चरणों में 7 मात्राएं होती है। कितनी होती है मित्रों? 7 मात्राएं होती है। विशेषता क्या हो गई कि विषम चरणों में 12 मात्राएं, सम चरणों में 7 मात्राएं। अब देखिए आपके बोर्ड परीक्षा में क्या प्रश्न पूछा जाएगा? प्रश्न ये पूछा जाएगा कि बरवे छंद के लक्षण बताइए, बरवे छंद की विशेषताएं बताइए। तो विशेषताएं हमारी ये रही आपके सामने, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए मित्रों अगली बात करते हैं। ये तो हो गया हमारा बरवे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण दूसरा जो हमारा छंद है वो है उलाला। कौन सा है मित्रों? उलाला। उलाला की क्या विशेषता रहेगी? सबसे पहली विशेषता तो यही है कि ये एक अर्धसम मात्रिक छंद है। कौन सा है? अर्धसम मात्रिक छंद है, ये इसकी पहली विशेषता है। अगली विशेषता इसकी क्या होगी कि इसके विषम चरणों में क्या होगा मित्रों? विषम चरणों में कितनी मात्राएं होंगी? 15 मात्राएं। कितनी मात्राएं होंगी मित्रों? 15 मात्राएं होंगी। और सम चरणों में, सम चरणों में 13 मात्राएं होंगी। कितनी होंगी मित्रों? 13 मात्राएं। देखिए मित्रों उलाला की विशेषता क्या रह गई? पहली विशेषता है सम चरणों में 15 मात्राएं। दूसरी विशेषता है विषम, माफ कीजिएगा, पहली विशेषता है विषम चरणों में 15 मात्राएं। दूसरी विशेषता है सम चरणों में 13 मात्राएं। और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है अर्धसम है। और एक विशेषता यह बताता हूं मित्रों कि चाहे उलाला हो, चाहे बरवे हो, चाहे रोला हो, चाहे दोहा हो, ये कुछ ऐसे छंद है मित्रों जो खुद में तो अस्तित्व रखते ही हैं, लेकिन अपने प्रभाव से, अपने योगदान से दूसरे छंदों का भी निर्माण
करते हैं। क्या करते हैं? दूसरे छंदों का भी निर्माण करते हैं। ये हम पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे विषम छंद तब आपको पता चलेगा, हम ये जानेंगे कि कैसे उलाला, रोला, दोहा ये दूसरे छंदों का निर्माण करते हैं। तो देखिए अर्ध छंद में हम आगे पढ़ते हैं। पहला बर्वे पढ़ लिया हमने, दूसरा उलाला पढ़ लिया, ये हम इनके लक्षण जान रहे हैं। तीसरा देखिए हमारा कौन सा है, वो है दोहा। कौन सा है मित्रों? दोहा छंद है हमारा। क्या है मित्रों? दोहा छंद। सबसे महत्वपूर्ण आपको पता ही है, चाहे रहीम के पास जाओ, चाहे कबीर के पास जाओ, किसी के भी पास जाओ आप, भक्ति काल में तो ढेर लगा हुआ है दोहों का, तो आपको पढ़ने में मजा आएगा और परीक्षाओं की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए दोहे में क्या है विशेषता इसकी, कि इसके विषम चरणों में, इसके विषम चरणों में 13 मात्राएं होती है। कितनी होती है मित्रों? 13 मात्राएं होती है। विषम चरणों में 13 मात्राएं और सम चरणों में 11 मात्राएं होती है। कितनी होती है मित्रों? 11 मात्राएं। देखिए सबसे बड़ी विशेषता क्या है इसकी, कि इसके विषम चरणों में 13 मात्राएं और सम चरणों में 11 मात्राएं। ये इसकी बड़ी विशेषता नहीं है। बड़ी विशेषता इसकी ये है कि ये छंद सोरठा का बिल्कुल उल्टा है, विपरीत है। ये हमें जानना है। अगली इसकी विशेषता देखिए मित्रों दोहा छंद की, वो क्या है कि इसके विषम चरणों में ऐसे लिख लेते हैं, विषम चरणों के अंत में गुरु लघु, ऐसे ही प्रतीक चिन्ह लिख रहा हूं मैं, अंत में गुरु लघु न हो। क्या नहीं होना चाहिए? विषम चरणों के अंत में गुरु लघु नहीं होना चाहिए। एक और विशेष बात मैं आपको बता देता हूं कि देखिए मित्रों, जो सममात्रिक छंद है हमारे, उनके जो चरण होंगे वो ऐसे होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ऐसे चरण होंगे। ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण और ये चौथा चरण। लेकिन ये जो हमारे अर्धसम है, इनमें चरण कैसे होंगे? इनमें चरण मित्रों ऐसे होंगे। कैसे होंगे? ऐसे होंगे। ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण और ये चौथा चरण। तो इसमें ये पहला और तीसरा जो है, इसको हम क्या कहते हैं? विषम कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? विषम कहते हैं। और दूसरा और चौथा इसको हम क्या कहते हैं? शम कहते हैं। क्या कहते हैं? शम कहते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो विषम चरणों में, यानी कि पहले और तीसरे में, दोहे छंद का पहला और तीसरा जो चरण होगा, उसके अंत में यहां पर जहां हमारी यति होगी, वहां पर गुरु और लघु नहीं होना चाहिए। ये विशेष बात है। और सम चरणों में क्या होगा? यहां पे दूसरे और चौथे में, सम चरणों के अंत में गुरु लघु हो। ये इसकी विशेषता है। तो देखिए सबसे बड़ी विशेषता तो इसकी यह है कि ये दोहा छंद जो है वो सोरठा का उल्टा है। क्या है मित्रों? सोरठा का विपरीत है, उसका उल्टा है। अभी हम जानेंगे आगे। तो ये देखिए, आपको एक छंद याद रखने की जरूरत है, या दोहे को रखिए या सोरठे को रखिए। इसको याद रखोगे वो अपने आप याद रह जाएगा। इसका उल्टा है। कैसे है ये हम जानते हैं। देखिए आगे लिखता हूं मैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके संग्रह में रहे, बाद में आप लिख सकें इसको। देखिए मित्रों, आगे मिटाऊं मैं इसको। देखिए अगला जो है हमारा चौथा, वो है सोरठा। कौन सा है मित्रों? वो है हमारा सोरठा। सोरठे की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कि ये दोहे का उल्टा है। क्या है? दोहे का उल्टा है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, दोहे का उल्टा होगा। अब इस विशेषता का मतलब ये हो गया कि आपको सोरठा को याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ दोहे को याद रखिए। ये नहीं कि हमने पढ़ा था कि दोहे के विषम चरणों में क्या होगा? 13 मात्राएं, और सम में क्या होगा? 11 मात्राएं। तो उसका उल्टा कर लीजिए। उसके अगर सम में 11 है तो इसके विषम में 11 हो जाएगी। उसके अगर विषम में 13 थी तो इसके सम में 13 हो जाएगी। तो हम क्या लिख लेंगे कि विषम चरणों में 11 मात्राएं। कितनी होंगी मित्रों? 11 मात्राएं।
और सोरठा में 11 होगी और दोहा में कितनी थी 13 मात्राएं। तो बिल्कुल उल्टा हो गया, विपरीत हो गया। अब देखिए समचरण में क्या होगा, समचरणों में 13 मात्राएं क्या होगा मित्रों, 13 मात्राएं होगी। अब देखिए यहाँ पे दोहा में क्या था, दोहा में समचरणों में 11 थी और विषम में 13 थी। अब इसका बिल्कुल विपरीत कर लीजिए, सोरठा में क्या हुआ, विषम में हो गई 11 और सम में हो गई 13। अगली विशेषता देखिए इसकी क्या है, अगली विशेषता इसकी यह है कि इसका जो तुक है, तुक जो है वो किस में मिलता है, विषम चरणों में मिलता है। किस में मिलता है, तुक विषम चरणों में मिलेगा। जैसे कि मैं बोलूं कि जीवन में लाली, जीवन में आली, तो देखिए आली, लाली, काली, ये पीछे क्या मिल रहा है, ई आ स्वर मिल रहा है। मैंने आपको बताया था तुक कैसे मिलेगा, तुकांत किसे कहते हैं, जिसमें स्वरों की क्या होती है, मात्राएं मिलती है अंत में, तो वो तुकांत होता है। तो इसके तुक में क्या होगा, अंत में तुक मिलेगा, किसके, विषम में, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये चरण है। तो इस पहले और तीसरे चरण में क्या होगा, यहाँ पे जो अंत में स्वर आएंगे वो दोनों मिलेंगे। यहाँ जैसे कि आया काली, यहाँ आया लाली, तो ई मिल गया, आ मिल गया। तो ये क्या होगा मित्रों, ये तुक कहाँ मिलेगा, विषम चरणों में। और दोहा में क्या होगा, तुक मिलेगा सम में, यानी कि दूसरे और चौथे में। चलिए अगली विशेषता की ओर गौर करते हैं, वो क्या है, अगली विशेषता इसकी यह है कि इसके भी क्या होगा, उसके तो था कि विषम चरणों में गुरु लघु नहीं होना चाहिए। क्या था कि पहले और तीसरे यानी कि विषम चरणों में अंत में गुरु लघु नहीं होना चाहिए। और सोरठा की विशेषता यह हो जाएगी कि इसके विषम चरणों के अंत में गुरु लघु हो, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो देखिए मित्रों, अर्ध सम में हमने 4 प्रकार के पढ़ लिए। मुख्य रूप से जो आते हैं हमारे पाठ्यक्रम में वो हमने पढ़ लिए। कौन कौन से, इसमें हमने पढ़े बरवे, उलाला, दोहा और सोरठा। सम में कौन कौन से पढ़े थे हमने, सम में हमने पढ़ा था चौपाई, गीतिका, हरि गीतिका और रोला। अब देखिए मित्रों, आगे हम पढ़ रहे हैं विषम में अंदर कौन कौन से आएंगे, विषम मात्रिक छंद। कौन से मित्रों, विषम मात्रिक छंद। विषम का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था मित्रों कि इसके अंदर क्या होगा, इसके प्रत्येक चरण की जो मात्राएं होंगी वो सब की सब अलग अलग होगी। तो क्या हो जाएगा, वो विषम हो जाएगा। सम चरण की क्या विशेषता थी कि इसका हर एक चरण एक जैसा था, सब में एक जैसी मात्राएं थी। अर्ध सम में क्या था, 2 चरण समान मात्राओं वाले थे। और विषम में क्या होगा, मात्राएं अलग अलग होगी, समान नहीं होगी। चलिए बात करते हैं विषम के अंदर जो हमारा पहला, जो आपके हिंदी साहित्य कक्षा 12 पाठ्यक्रम में दिया गया है, जो सेकंड ग्रेड द्वितीय श्रेणी में दिया गया है, प्रथम श्रेणी में दिया गया है, वो आपके पाठ्यक्रम में है कुंडलिया। कौन सा है मित्रों, कुंडलिया। बहुत ही महत्वपूर्ण छंद है। इस छंद को पढ़ने से 2 छंद और भी हम सीख जाते हैं, तो इसको अच्छे तरीके से देखना है। इसकी जो पहली विशेषता है वो क्या है कि ये विषम मात्रिक छंद है। क्या है मित्रों, विषम मात्रिक छंद है। अगला देखिए, दूसरी विशेषता इसकी यह है कि इसके क्या होगा, इसका निर्माण कैसे होता है। मैंने आपको बताया था कि रोला, उलाला, दोहा ये ऐसे छंद हैं जो खुद की भूमिका तो निभाते ही हैं, अपने योगदान से दूसरे छंदों का निर्माण भी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो विषम छंद में आपको जितने भी मिलेंगे वो क्या होंगे, वो दूसरे छंदों से बने हुए होंगे। तो कुंडलिया का निर्माण किससे होता है, वो होता है दोहा व रोला के योग से कुंडलिया का निर्माण होता है। किससे होता है मित्रों, दोहा व रोला के योग से कुंडलिया का निर्माण होता है। कहने का तात्पर्य है कि इसमें चरण कितने हो जाएंगे, इसमें चरण हो जाएंगे 6।
कितने हो जाएंगे मित्रों? 6 चरण हो जाएंगे कुंडलिया में। और इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो बताने जा रहा हूं मैं आपको, ताकि आप इस छंद को देखते ही पहचान जाएं कि ये तो कुंडलिया है। वो कैसे? देखिएगा, इसके जो सबसे पहले हैं वो तो आएंगे दोहा। 2 चरण तो वो तो कौन से होंगे? वो तो होंगे दोहे के। पहले दोहा आएगा और फिर 4 जो चरण हैं वो किसके होंगे? रोला के होंगे। प्रत्येक चरण में 24 मात्रा आपको पता ही है। रोला में 11 पर यति है, ये मैंने आपको बता दिया, मात्रिक सममात्रिक छंद है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा रोला। तो पहले 2 लाइनें किसकी होगी? 2 पंक्तियां किसकी होगी? 2 चरण किसके होंगे? दोहा के। और अगले 4 चरण वो होंगे रोला के। अब जो विशेषता बताने जा रहा हूं उस पर ध्यान देना। क्या होगा? इसकी विशेषता यह है कि दोहा के अंत में आने वाले शब्द रोला के प्रारंभ में आते हैं। क्या होता है मित्रों? विशेषता क्या है कुंडलिया की कि 2 लाइनें दोहा की आएगी और पीछे 4 लाइनें रोला की आएगी। और इसको देखते ही हम कैसे पहचानेंगे? ये इसकी विशेषता ये है कि दोहा के अंत में जो शब्द आएंगे, यानी कि ये दोहा की दोनों लाइनें हैं, अंत का होगा यहाँ पे कुछ शब्द आएंगे, वो शब्द वापस कहाँ आएंगे? वो आएंगे रोला के प्रारंभ में। यानी कि इसकी तुरंत बाद ये जो लाइन शुरू होगी वो इन्हीं शब्दों से वापस शुरू होगी। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे कि घर में आई खुशियां, तो वापस आपको यहां से शुरू जब करोगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? घर में आई खुशियां और हम खुश हुए। तो क्या हो गया मित्रों? दोहा के अंत के जो शब्द हैं वो रोला के आरंभ में आएंगे, और रोला के अंत के जो शब्द हैं, दूसरी विशेषता क्या है कि रोला के अंत के शब्द वो कहां आएंगे मित्रों? दोहा के आरंभ में। दोहा के आरंभ में आएंगे। कहां आएंगे मित्रों? ध्यान क्या रखना है कि दोहा के अंतिम में जो शब्द आएंगे वो रोला के आरंभ में आ जाएंगे, और रोला के अंतिम में जो शब्द आएंगे वो दोहा के आरंभ में आएंगे। तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है जिसको हम जान सकते हैं कि कुंडलिया कैसे पहचाने। और इसके चरण कितने होंगे? 6 चरण होंगे। चलिए मित्रों अगला देखते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण विषम मात्रिक छंद है जो हमारे पाठ्यक्रम में दिया गया है वो है छपय। कौन सा मित्रों? छपय, जो मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा कहां प्रयोग में लिया जाता है। वीर रस के जितने भी काव्य हैं वो आपको छपय में मिलेंगे। छपय छंद का यूज कह सकते हैं आप, उपयोग जो है वो सबसे ज्यादा कहां किया गया है? जहां कहीं भी युद्ध का वर्णन किया है, वीर रस का वर्णन किया है, वहां पे छपय छंद का प्रयोग किया गया है। ऐसे हम कह सकते हैं कि जो हमारे पुराने कवि हुए हैं, कौन कौन से, चाहे चंद्रबरदाई हो, चाहे भूषण हो, चाहे मतीराम हो, कितने भी कवि, चाहे पद्माकर हो, विशेष रूप से भूषण और चंद, इन्होंने छपय का प्रयोग किया है और सबसे ज्यादा प्रयोग किया वो भूषण ने किया है। तो देखिए छपय की विशेषता देखते हैं। छपय की मित्रों सिर्फ एकमात्र एक ही विशेषता है, वो ये है कि ये किससे बनता है? रोला व उलाला। किससे बनता है मित्रों? रोला व उलाला के निर्माण से छपय बनता है। तो जहां कहीं भी आपको रोला और उलाला दोनों जुड़े हुए मिलते हैं, यानी कि एक साथ 6 चरण मिलते हैं, और विशेषता किसकी होती है? ऊपर रोला आएगा और नीचे उलाला आएगा, तो आप समझ जाना कि वहां पर क्या है? वहां पर छपय छंद है। तो देखिए मित्रों यहां पर हमने जो बात की वो की कि मात्रिक सम छंद, मात्रिक अर्धसम और मात्रिक विषम छंद, जितने भी आपके पाठ्यक्रम थे फर्स्ट ग्रेड तक वो हमने यहाँ पे लिए हैं, उनका अच्छे से अध्ययन किया है। फिर भी कोई कमी रह गई है या कुछ आपको समझ में नहीं आया हो या आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो कृपया आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, अपनी प्रतिक्रिया दें, मैं यथासंभव उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इन्हीं के कुछ नए उदाहरणों के साथ में। नमस्कार।